हेलो बच्चों एंड नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे द एज ऑफ रिवोल्यूशन। इसको पढ़ने से पहले कुछ आपको जोक बताते हैं। एक जोक तो किसी ने कहा था और दूसरा जोक किसी ने भी नहीं कहा। तो जो पहला जोक है वो ये था कि जब फ्रांस को छींक आती है तो पूरे यूरोप में सर्दी फैल जाती है, ठीक है। और दूसरा जोक था कि जब चाइना को छींक आती है तो पूरे वर्ल्ड में कोरोना फैल जाता है। कोई बात नहीं, पार्ट ऑफ जोक। अब हम अपना शुरू करते हैं। द एज ऑफ रिवोल्यूशन 1813 टू 1848। इसके पहले हमने क्या पढ़ा था? इसके पहले हमने पढ़ा था कि कैसे यूरोपियन मतलब यूरोप पे एक कंजर्वेटिव का रूल हो जाता है और जो भी रिवोल्यूशनरीज रहते हैं वो अंडरग्राउंड हो जाते हैं। ऐसा वो क्यों करते हैं? क्योंकि वो नहीं चाहते कि मतलब उन्हें देश से एक्साइल करा दिया जाए, फिर मरवा दिया जाए, ठीक है। और दूसरे साइड जो कंजर्वेटिव्स होते हैं वो पूरी तरीके से यूरोप पे मोनार्की शासन को फिर से ला देते हैं। जो बर्बन डायनेस्टी होती है, बर्बन डायनेस्टी वो जो बिस्किट वाली होती है ना, वही डायनेस्टी है, ठीक है। तो बर्बन डायनेस्टी को रिस्टोर कर दिया जाता है और फिर से वहाँ पूरी तरीके से मोनार्की जो कंजर्वेटिव से वो ला देते हैं। पर जो डर था वो दोनों का था, कंजर्वेटिव्स को भी था और दूसरा जो रिवोल्यूशनरिस्ट थे उन्हें भी था। कंजर्वेटिव को ये डर था कि कहीं अगर हम इन्हें ज़्यादा सरप्रेस करेंगे तो ये फिर से हमें लुइस 15 की तरह उखाड़ ना फेंके। क्योंकि पहले तो एक बार जो फ्रांस है वो आज़ादी का टेस्ट ले चुका है, इसमें डेमोक्रेसी तो आई थी ना। फिर जो नेपोलियन था पूरी तरीके से ख़त्म कर देता है डेमोक्रेसी, वो मैंने आपको पढ़ा दिया है। तो और जो रिवोल्यूशनरीज थे उन्हें ये डर था कि अगर हम इनके सामने ज़्यादा नेशन स्टेट का बात करेंगे या फिर नेशन स्टेट के बारे में चर्चा करेंगे तो ये फिर या हमें मरवा देंगे या फिर देश से बाहर निकलवा देंगे। तो इसको लेके ये दोनों डरते थे। तो फाइनली क्या होता है कि 1813 में से 1848 के बीच में ऐसा क्या होता है कि इस टाइम पीरियड को एज ऑफ रिवोल्यूशन कहा गया, क्योंकि इसमें जो था दोनों एक दूसरे की बात सुन लेते हैं, मुझे ऐसा लगता है फाइनली। क्योंकि इसमें 3 रिवोल्यूशन हुआ था, मतलब जो 3 कंट्री थी वो आज़ाद हुई थी। एक था फ्रांस, दूसरा था बेल्जियम और तीसरा था ग्रीक। तो द एज ऑफ रिवोल्यूशन में हम 2 इम्पोर्टेंट रिवोल्यूशन हुआ था। एक था जुलाई रिवोल्यूशन और दूसरा था ग्रीक रिवोल्यूशन। तो जो जुलाई रिवोल्यूशन है उसमें हम फ्रांस के बारे में देखते हैं। तो जो फ्रांस में बर्बन डायनेस्टी को रिस्टोर किया था कंजर्वेटिव्स ने, उसको जो फ्रांस के लिबरल्स पीपल होते हैं, मिडिल क्लास पीपल होते हैं, उसको फिर से वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ओवरथ्रो कर देते हैं, ठीक है। और फ्रांस में एक मोनार्की तो आती है पर कॉन्स्टिट्यूशनल बेस पे आती है, मतलब मोनार्की के आगे एक कॉन्स्टिट्यूशनल रहेगा, एक संविधान रहेगा, ठीक है। और फाइनली लुइस फिलिप को वहाँ का किंग घोषित कर दिया जाता है। किंग मतलब ये नहीं कि फिर मोनार्की नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल किंग, ठीक है। मीन्स उनके ऊपर भी एक संविधान रहेगा। और जो पहले मैंने आप लोगों को जो बताया था उसे ड्यूक मेटरनिक ने कहा था। मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था ना कि इनको बोलने की बहुत आदत होती है, बीमारी होती है, ठीक है। पहले ये गुसेपी मैजिनी के बारे में कुछ कहा था और अब इन्होंने बोला था कि वेन फ्रांस मीन्स द रेस्ट ऑफ यूरोप कैच कोल्ड, ठीक है। फ्रांस को जब छींकें आती हैं तो पूरे यूरोप में सर्दी फैल जाता है, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पे हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ जाती है कहाँ पे? फ्रांस में। और अब देखते हैं बेल्जियम के बारे में। जो बेल्जियम था वो यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड का पार्ट था और ये भी चाहता था कि जैसे फ्रांस एक नेशन स्टेट बन गया तो वैसे हम भी बन जाएं, ठीक है। तो इसका क्या होता है, बेल्जियम ब्रोक अवे फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड। और किसी तरह करते मतलब जुलाई रिवोल्यूशन में ही जो बेल्जियम होता है वो भी नीदरलैंड से आज़ाद हो जाता है और अपनी कंट्री को एक नेशन स्टेट बना देता है। यहाँ तक हम समझ लिए कि फ्रांस और बेल्जियम कैसे अपनी कंट्री को नेशन स्टेट बनाए। अब हम देखते हैं ग्रीस के बारे में। ये जो ग्रीक का है बहुत ही मज़ेदार कहानी है, सुनते हैं इसको। जो ग्रीक का जियोग्राफिकल बेस है वो एशिया से भी लगा हुआ है और यूरोप से भी लगा हुआ है। तो एशिया से लगा हुआ है और यूरोप से भी लगा हुआ है, मीन्स इसमें जो सभ्यता थी वो पूरी तरीके से
क्रिश्चियन सिविलाइजेशन था यहाँ पे, कहाँ पे, ग्रीस में। पर ग्रीस पे जिसका शासन था वो किसका था, ऑटोमन एम्पायर का था। मीन्स वो टर्किश होते हैं ना, उनका शासन था। और टर्किश में मुस्लिम सिविलाइजेशन चलता है, मीन्स मुस्लिम सभ्यता चलती है। तो उसकी वजह से ग्रीस वालों को बहुत ही दिक्कत होता था। ठीक है, तो मैंने बताया अभी कि इसका जो कुछ पार्ट था जो यूरोपियन वालों से भी लगा हुआ था, वेस्ट यूरोपियन कंट्री से भी लगा हुआ था। तो वेस्ट यूरोपियन कंट्री इसका हेल्प करती हैं ऑटोमन एम्पायर से आज़ादी पाने में। पार्ट ऑफ ऑटोमन एम्पायर सिंस 15th सेंचुरी। 15th सेंचुरी में जो ग्रीस है वो पूरी तरीके से ऑटोमन एम्पायर का पार्ट होता है। मीन्स ऑटोमन एम्पायर इसको कॉन्कर करके इस पे रहती है। और ग्रीस एज द कैडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन, और ग्रीस को यूरोपियन सिविलाइजेशन का कैडल कहा जाता है, सभ्यता का पालना कहा जाता है। ठीक है, और फाइनली होता है क्या होता है कि 1821 ग्रीक स्टार्टेड स्ट्रगल। ग्रीक जो है स्ट्रगल तो स्टार्ट कर देता है, पर इतना ये कैपेबल नहीं रहता है कि ये ऑटोमन एम्पायर से जाकर लड़ ले। ठीक है, तो इसका हेल्प कौन करते हैं, जो वेस्ट यूरोपियन कंट्री रहती है वो इनका हेल्प करती है। और मैंने बताया हेल्प ये क्यों ही करेगी, इसलिए करती है क्योंकि यहाँ पे भी जो है क्रिश्चियन सिविलाइजेशन है, और ग्रीस भी पूरी तरीके से क्रिश्चियन सिविलाइजेशन को फॉलो करती है। और यहाँ पे कैडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन भी कहा गया है ग्रीस को। तो ये क्यों छोड़ने वाला है भला ग्रीस को, तो ग्रीस का हेल्प करते हैं और फाइनली ग्रीस आज़ाद होता है। और एक इंग्लिश पोएट थे जिनका नाम था बायरन। ठीक है, ये भी ग्रीस के आज़ादी को दिलाने में बहुत हेल्प करते हैं, फंड इकट्ठा करते हैं और इनका बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं और फाइट भी करने जाते हैं साथ में। पर अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि इन्हें बुखार आ जाता है और ये मर जाते हैं। ठीक है, तो इनकी कहानी यहीं पे ख़त्म हो गई। ठीक है, फाइनली द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल रिकॉग्नाइज ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। फाइनली वेस्ट यूरोप कंट्री के हेल्प की वजह से ग्रीक अब आज़ाद हो गया। पर जैसे हम पढ़े कि इतना जल्दी जो ग्रीक था वो आज़ाद हो गया, इतनी जल्दी वो आज़ाद नहीं हुआ था, मैसेकर हुआ था यहाँ पे। आप बुक में देखेंगे आपको ये डायग्राम दिखेगा, ये कियोस आइलैंड का डायग्राम है जहाँ पे 20,000 ग्रीस को ऑटोमन मतलब टर्किश वालों ने मार दिया था, मैसेकर किया था। तो आज़ादी इतनी आसानी तरीके से हमें नहीं मिली है, या फिर किसी को भी नहीं मिली है। और यहाँ तक आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।